बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए आज योग का कार्यक्रम है और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। धर्म का कोई भी कार्य हो, वह आध्यात्मिक उन्नयन का हो या फिर अपने सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, सांसारिक उत्कर्ष का कार्य हो या आध्यात्मिक उन्नयन का कार्य, इस स्वस्थ शरीर के बगैर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अर्थ का उपार्जन, अगर आप एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से इस अर्थ के उपार्जन के साथ जुड़ते हैं तो वह आपके लोक कल्याण का माध्यम बनता है, आपको अनेक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है, आपके लिए उपयोगी भी होता है। इसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं, एक स्वस्थ शरीर आपके पास है। और मुक्ति के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग, जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और यह एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के उच्च आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में, जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको, हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का जो एक ज्ञान है, इससे दुनिया लाभान्वित भी होती थी, लेकिन अपने नाम से उन कार्यक्रमों को, उन यौगिक क्रियाओं को अपने नाम से पेटेंट कराने का काम करती थी, अपने नाम से ग्रंथों की रचना करती थी। और अंततः परिणाम क्या होता था कि भारत अपनी विरासत से वंचित हो जाता था। लेकिन हर भारतवासी इस बात के लिए आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का
कि उन्होंने उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को मान्यता दी करके, वैश्विक स्तर पर मान्यता दे करके 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 21 जून 2015 से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है, क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर अगर व्यक्ति में बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मैं पिछले 8 वर्षों से मुझे लखनऊ में या अन्य स्थानों पर इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं गोरखपुर में उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में 11वें योग दिवस के कार्यक्रम के साथ साक्षी बन रहे सभी योग प्रशिक्षुओं का, योग जिज्ञासुओं का, योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और योग का यह प्रसाद आप सबके जीवन में आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर सके, इस बात के लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम समाज और राष्ट्र के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें, इस विश्वास के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब इसके पश्चात तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग का महत्व बताया, किस प्रकार जो योग है उसने दुनिया में एक संदेश पहुंचाया है। आपके दिमागी आंतरिक तमाम जो चीजें हैं उन्हें किस तरीके से योग के जरिए फायदा मिल सकता है, उस महत्व को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बताया गया। और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि भारत के ही प्रयासों का यह नतीजा है कि आज जो योग है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ तमाम देश आज योग को अपना रहे हैं। और चलिए अब योग के बारे में हम जान रहे हैं, योग की तमाम क्रियाओं के बारे में भी हम जानेंगे। ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योति जी, योग के बारे में आप बता रहे थे कि योग का महत्व क्या है और योग किस तरीके से मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है और कैसे मेडिकल का खर्चा भी बचा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, मेडिकल का खर्चा। बिल्कुल देखिए, योग अगर अभी जैसे हमारे योगी जी ने भी बताया
कि योग को अपनाने से ही या हमारे भारत के सारी प्रयासों से ही आज योग को इतना महत्वपूर्ण दिया गया है। सो आप माने कि सिर्फ आप योग को अपनाएं तो उसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक, सामाजिक हर एक स्तर पे आप स्वस्थ को अपना पाते हैं। आप मान के चलें कि जब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति योग को अपना सकता है। हम बोलते हैं कि आज की जो हमारी दिनचर्या है, ये सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा इसका योगदान है आज हमारी हेल्थ के ख़राब होने में, ठीक है। तो योग को अपनाना हमारे दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमने योग को अपना लिया, शुरुआत ही हमारी योग से हो जाती है सुबह की, तो आपका पूरा दिन एक ऊर्जापूर्वक बना रहता है, ठीक है। उसी तरह जब हम योग को अपने रेगुलर में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल आज के जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस, जो हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्ट्रेस इकलौता ऐसा रीज़न है जो बहुत सारी बीमारियों का मेन कारण हम मानते हैं, ठीक है। सो योगा सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, योग सिर्फ आसन नहीं है। योग का मेन मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, और जब हम अपने आप को जानने की क्रिया की ओर चलते हैं तो उसमें हमारे पास ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। ये सब एक क्रियाएं हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम बहुत सारे आसन परफॉर्म कर सकते हैं, और कई लोग जो आसन परफॉर्म नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन में हैं, उनको भी हम कुछ बहुत ही नॉर्मल आसन्स बताते हैं, और नहीं तो हम उन्हें कुछ ध्यान की क्रियाएं बताते हैं, जिन क्रियाओं को अपनाने से वो ना कि सिर्फ शारीरिक और मानसिक भी स्तर पे काफ़ी अपने आप को हद तक ठीक कर सकते हैं। हमारे आज के टाइम पे हम धन्यवाद देंगे योगी जी को, मोदी जी को, कि आज इन लोगों ने, आज इनकी सारी कोशिशों से हमने इस चीज़ को इतना अपनाया कि आज आप कहीं भी चले जाएं, नॉर्मल पब्लिक भी इस चीज़ को जानती है और इसे करना चाहती है। Exactly. और ये बड़ी बात है कि जो मुस्लिम देश है वहां पर भी योग को अपनाया गया है। ज्योति जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या हम योग को एक्सरसाइज से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि योग और एक्सरसाइज एक जैसा होता है। नहीं, योग में बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा श्वास। हम जो कहते हैं, योग एक बहुत ही सरल क्रिया है जो कि बड़ी सामान्यता से की जाती है। एक्सरसाइज अक्सर विग्रस होती है, जिसमें हम बहुत हड़बड़ाहट में, हमें अपनी सांस से कोई मतलब नहीं होता कि हम किस तरह से श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। योग में महत्वपूर्ण होता है हमारा श्वास। हम योग की हर एक क्रिया के साथ श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। तो योग में का मेन जो मतलब आपने पूछा था, तो हम पूरी तरह से अपने शरीर पे हर तरह से कंट्रोल करते हैं, तौर पर ही नहीं, सिर्फ आंतरिक तौर पर भी, आंतरिक तौर पे भी, एग्जैक्टली अपने दिल तक पहुंचना और अपनी बाकी जो मांसपेशियां हैं हमारी अंदर की, योग के जरिए, श्वास के जरिए। हाँ। अच्छा, ये जो श्वास प्रक्रिया है जी, और कुछ हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, इस समय योग को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? और सबसे बड़ी बात कि हम अंदर से शांत महसूस करते हैं। देखिए, वाराणसी के 80 घाट पर इस समय हम मौजूद हैं, और वाराणसी में 100 ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है। आज चूंकि मौसम थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है, पर इसके बावजूद इस सारी व्यवस्थाओं के बीच में आपको योग दिवस मनाते हुए जो लोग हैं देखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ पर पहुँची हैं। फिलहाल वो अपना इस समय व्याख्यान दे रही हैं, और इस व्याख्यान के बाद योग दिवस की जो योग क्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं भारी संख्या
संख्या में वाराणसी के 80 घाट पर यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। वाराणसी के 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी योग दिवस में शामिल होने के लिए आई हुई हैं और उनके साथ भारी संख्या में जो यहाँ पर आम लोग हैं बारिश के बावजूद और मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और योग दिवस की खासियत यही है कि योग जो है किस तरीके से हमारे रोगों को मिटा रहा है। इसमें आप देखिए कि हर एक वर्ग के जो लोग शामिल हैं, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या और बच्चे, सभी लोग इस योग क्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो चेंज है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से योग के जरिए लोग न सिर्फ निरोग हो रहे हैं बल्कि अपने आप को प्रसन्न करने का, अपने जो चित्त को प्रसन्न करने का जो एक सबसे बड़ा जरिया है वो योग बन के उभरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर वाराणसी का 80 घाट हो या फिर वाराणसी का दशाश्वमेध घाट हो, अलग अलग स्थानों पर योग दिवस मनाया जा रहा है। और मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी कि पानी नीचे ना आए, पर पानी इतना तेज बरसा है कि पूरी तरीके से आसपास का इलाका भीग चुका है। पर योग दिवस के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग लगातार योग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि योग दिवस की जो एक शुरुआत हुई थी वो आज पूरे विश्व में किस तरीके से फैला हुआ है और हर घर तक ये योग जा चुका है। और यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा जो हाइपरटेंशन के मरीज थे, शुगर के मरीज थे, बीपी के मरीज थे, यानी कि ऐसे मरीज जिनको रोज दवा लेनी ही लेनी है, वो योग के माध्यम से काफ़ी जो है वो लाभ उठा रहे हैं। अब देखिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और साथ में योग गुरु मौजूद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं रोहनिया के। तो पूरी तरीके से आज का योग दिवस जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, योग के जरिए किस तरीके से फायदा हो रहा है, क्या दिखाई देता है? आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस भारी बारिश के बीच भी थोड़ा सा अभी बारिश बंद है, इस समय काफ़ी लोग उत्साह के साथ योग कर रहे हैं। परिवर्तन आ रहा है योग दिवस के माध्यम से। जो आप पहले बीमार रहते थे उसमें कितना ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है और अब जो है योग हर एक घर में एक मैंडेटरी हो गया है। निश्चित रूप से परिवर्तन आ रहा है। काफ़ी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, योग कर रहे हैं और इससे काफ़ी फायदा भी मिल रहा है लोगों को। देखिए लोग खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से योग दिवस के जरिए जो शुरुआत हुई थी, आज योग दिवस भले ही 21 जून को हो पर योग की जो प्रक्रिया है वो हर दिन लोगों के जो रूटीन में है वो शामिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो योग की शुरुआत होने जा रही है, खुद यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इसकी शुरुआत कर रही हैं और इसके साथ ही वाराणसी के 80 घाट पर जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं, जो स्थानीय लोग आए हुए हैं, वो इस योग दिवस के से अपने आप को जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस जो खास तौर पर आध्यात्म की नगरी है और महायोगी कहा जाता है भगवान शिव को, तो भगवान शिव की इस नगरी में किस तरीके से बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर योग क्रियाएं कर रहे हैं और योग के जरिए विश्व को संदेश पहुंचाया जा रहा है। और योगा एक्सपर्ट ज्योति जी भी हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति जी, योग क्रियाएं आज हम देखेंगे और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो योग क्रिया ये की जा रही है, इसे क्या कहते हैं और साथ साथ में हम भी योग करेंगे। जी बिल्कुल, कौन सा योग है ये और इसे क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है? अभी आपने देख रहे हैं कि हमारा जो योगी जी है वो नॉर्मल जो हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं, मतलब हमारा वो मेडिटेशन क्रिया कहते हैं, मतलब मेडिटेशन में बैठने की क्रिया है। बिल्कुल, तो मेडिटेशन में बैठने की ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जिस तरीके से हम एक बड़ी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले एक तरीके का वार्म अप रहता है, तो ये कह सकते हैं कि योग के लिए थोड़ा सा ध्यान, आप वार्म अप कह सकते हैं या फिर आप ये कहें कि हम जब योग की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हमें पहले प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो उसके लिए पहले हमें परमात्मा को याद करना होता है या उनका सुमिरन करना होता है। यानी कि जो कहा जाता है कि योग एक साधना है और उस साधना की शुरुआत इसी तरीके से होती है। आप बता रहे थे इसकी प्रक्रिया। जी ज्योति जी। जी देखिए, सबसे पहले हम अपने पैरों को सीधा रखेंगे, ठीक है।
अब इसमें देखिए सब लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो हम बहुत ही नॉर्मल बता रहे हैं। कुछ लोग जैसे सब ना कर पाए तो हम जैसे नॉर्मल घरों में बैठते हैं, बिल्कुल पैर ऐसे नॉर्मल करके बैठ सकते हैं। इसे पालथी कहते हैं। हाँ, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल भाषा में कह सकते पालथी। हैं। अगर आप योग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा साधना के साथ आप योग को शुरू कीजिए, तो जाहिर तौर पर ज्यादा प्रभावी आपको इसके फल योग के मिलेंगे जी। और नहीं तो अगर आप इजीली कर सकते हैं, सो आपको अपना एक पैर मतलब दायां पैर उठा के बाएं जांघ पे रखनी है और आपका बायां पैर उठा के दाएं जांघ के ऊपर। जी बिल्कुल। जी। इस क्रिया के क्या फायदे हैं? अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हम कुछ इसी तरीके से करते देखते हैं। हालांकि जैसे आम भाषा में हम पालथी कहते हैं या फिर चौकड़ी मारकर बैठना कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ उसी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे, जो कि आपने कहा एक साधना से योग की शुरुआत होती है और इसलिए योग को साधना कहा जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल भी और दर्शकों को करके दिखा रहे हैं। ये जो ये क्रिया है, इससे क्या फायदा मिलेगा दर्शकों को जो इस समय हमें देख रहे हैं, और किस तरीके की चीजें हैं, कैसे इसे करते हैं, और इसकी जो अलग है, हम जिस तरीके से नॉर्मल बैठते हैं, आम तरीके से बैठते हैं, उसमें और इसमें कितना अंतर है? देखिए जैसे अभी आपने बोला एडवांस है ना, जो हम नॉर्मल बैठते हैं उसमें हमारे शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इतना, लेकिन ये जो है इसको हम पद्मासन कहते हैं। पद्मासन हमारा मेडिटेटिव पोस्चर होता है, जिसमें हम बैठ के हमारे सारी ध्यान क्रियाएं बड़े आसान से कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आपका स्पाइन, जो हमारी स्पाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और आपके हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, इसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अच्छा, हाथों की भी कुछ मुद्राएं हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे हमने देखा है, सारी कुछ, मुद्राएं तो मुद्राओं के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, साथ ही साथ दर्शकों की बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारी कुंडलिनी, जैसे अभी बहुत ही आप इंस्टाग्राम की आपने बात की, तो इंस्टाग्राम में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी लोग बता रहे होते हैं। तो जैसे कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हम आपको एक एक करके बता सकते हैं। बिल्कुल। अभी हम जैसे ज्ञान मुद्रा की बात कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये आपको पहली वाली उंगली और आपके अंगूठे को साथ में टच करना है, बाकी तीनों उंगली आपकी खुली रहेंगी। और हमेशा जैसे बोला योग सरलता से की जाती है, तो आपके शरीर में कहीं कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए जी। तो इसको आसानी से अपने घुटनों पे रख दीजिए। मतलब कई लोग इस तरह से भी करते हैं, बिल्कुल, बट इससे क्या होता है कि आपके हाथों में हो सकता है दर्द आ जाए या स्ट्रेच आ जाए, तो इसको एकदम ढीला करके शरीर को एकदम ढीला छोड़ना होता है, ठीक है। और उसी के साथ इसके साथ ही हम या तो हम नमस्कार करते हैं प्रार्थना के लिए, हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करते हैं, उनका सुमिरन करके योग का शुरुआत करते। तो अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और वहां से देखिए योग सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। एक्सपर्ट राय हमने ले ली है, और एक्सपर्ट राय की अगर हम बात करें तो इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कहा जाता है कि योग की जो योग एक तरीके की साधना है, तो अभी हमने ये जाना कि योग को शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी साधना कर लीजिए। अगर आप विश्वास रखते हैं ईश्वर में या विश्वास रखते हैं भगवान की है इस दुनिया में, तो आप उनका भी सुमिरन कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए बहुत अच्छी जो यहाँ पर क्रिया है वो बताई है, एक बार फिर से हम वो बताएंगे कि एक आप आसान भाषा की बात करें, एक चौकड़ी मारकर या पालथी मारकर जैसे कहते हैं, वैसे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करना है, भगवान के साथ जोड़ना है। उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप किस तरीके से, लेकिन उसकी एक एडवांस जो क्रिया है, यानी कि उससे एक लेवल ऊपर अगर हम जाएं तो इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, यानी कि अपनी जो आपकी बाई ये टांग है उसे आप अपनी दाईं जांघ पर रखिए और दाईं टांग को आप अपनी बाईं जांघ पर रखिए। और उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हमारी ध्यान मुद्रा आती है, जिसमें हमें इस उंगली को कौन सी उंगली कहा जाता है? ये आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इंडेक्स फिंगर, और हिंदी में शायद तर्जनी इसे कहा जाता है। तो तर्जनी फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर जो आपकी होती है, उस पर आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक मोर का भी हम इंडिकेशन इससे देते हैं, तो उसी तरीके का आपने ये हाथ से इस तरीके से अपनी जो उंगलियां हैं उन्हें मिलाना है। और उसके बाद सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा योग करते हुए बहुत से लोग अपने आप को स्टिफ रख देते हैं, यानी कि अपने आप को पूरे तरीके से एक कठोर तरीके से अपने आप को रख देते हैं और इस तरीके से योग करते हैं। तो नहीं, इस क्रिया का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है,
सरल तरीके से करना है। और अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी जिसे हम स्पाइन कहते हैं, वो अपने आप सीधी हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि वही क्रिया जो है यहाँ पर चल रही है। बातचीत भी हम ज्योति जी से कर रहे हैं, एक्सपर्ट राय भी हम ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी इसी तरीके का योग कर रहे हैं, यानी कि अभी कुल मिलाकर साधना में लीन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योग से पहले जो साधना की जाती है, योग से कनेक्ट करने को लेकर, योग से जुड़ने को लेकर, ताकि उससे सीधा सीधा जो लाभ है आपको मिल सके। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि योग से आप निरोग रहते हैं, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है। मेडिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी तक नहीं है, जैसे चाहे कैंसर की बात करें या बाकी चीजों की बात करें। तो क्या योग का भी कोई दायरा है कि सिर्फ आप इसी रोग से जो है योग के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं, और कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनसे आप योग से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें योग नहीं छू पाता है? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो आप अगर चाहें, अगर आपको इसमें ज्यादा देर तक दिक्कत हो रही हो तो आप पैर को ढीला छोड़ सकते हैं, है ना। आप इस पैर को आराम से, आपको एक एक पैर को छोड़ना है। योग का मतलब होता है कि जिस तरह से आप अपने नॉर्मल पोस्चर में गए हैं उसी तरह से आपको वापस भी आना होता है। फिर आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है। जैसे आपने पूछा दायरा, बिल्कुल दायरा होता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अति हर चीज की बुरी होती है, उसी तरह अति योग में भी बुरी ही होती है। हम योग में जब हम सीखते हैं या सिखाते हैं तो उसमें हम हर एक क्रिया के बाद, हर एक आसन के बाद हम अपने मतलब जिनको हम सिखा रहे होते हैं हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ आपको इस प्रॉब्लम में करनी है और इस प्रॉब्लम में नहीं करनी है। हर एक क्रिया के बाद, हर एक बीमारी में आपको कौन कौन सी क्रियाएं करनी है उसका अलग अलग पूरा मेथड है। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप माने कोई बैक पेन का प्रॉब्लम पेशेंट है जिसको बैक पेन है, अगर आप उसे फॉरवर्ड बेंडिंग का कुछ भी करवा देते हैं, कोई भी आसन करवा देते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका बैक पेन जो है वो बढ़ जाएगा जी। जैसे कपालभाति, लोग ज्यादातर क्या होता है कि कहीं भी सुनते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उसे परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन अब आप बात करें कपालभाति की, कपालभाति अक्सर हाइपर एसिडिटी में या हाइपर टेंशन में आप करेंगे तो ये अक्सर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। हाइपर टेंशन में हम बीपी लो, बीपी हाई, क्या इसे भी गिन सकते हैं? मतलब बाकी और बीमारियां भी हैं जिसमें बीपी भी आता है या फिर शुगर की दिक्कत पे है, क्या उसमें भी कपालभाति जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, आपको देखना होता है। अगर आप मेडिकली जाते हैं सो हम अगर हमारा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है या उसका बीपी कंटिन्यू मतलब मॉनिटर कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल चल रहा है सो आप उन्हें परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, बीपी हमेशा ही हाई रहती है, तो फिर हम उसे थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। रेस्ट्रिक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, कि हम किसी चीज को एकदम से बंद कर रहे हैं और किसी चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि हाँ हम अभी इस सिचुएशन पे नहीं कर रहे, नेक्स्ट हम उन्हें करवा सकते हैं। ठीक है। आपने डायबिटीज की बात की, हमारे योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो स्पेशली आपके डायबिटीज के लिए हैं, जो आपके पेनक्रियास, जो हमारा इंसुलिन बनाता है, पेनक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करता है जी। तो उसी तरह से मान के चलें आप, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी। यस एग्जैक्टली। गर्ल्स जो आज आप माने 15-16 इयर्स की लड़कियां भी इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। अगर हम उन्हें इनिशियल से ही योग की कुछ क्रियाएं बता दें, जैसे कि उनको पहली बात तो उनको उनकी लाइफस्टाइल सुधारना सिखा दिया जाए। और बिल्कुल साथ में कुछ तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम में मौजूद हैं और वहां पर जो लगभग 3 लाख के करीब जो लोग हैं वो योग क्रिया में शामिल होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। एक तरफ आप देखिए विशाखापट्टनम की तस्वीर और बेहद खूबसूरत तस्वीर ये नजर आ रही है। योग को लेकर जो प्रयास भारत की ओर से 2013 से किया गया था, 2014 से माफ कीजिएगा, 2014 से जो प्रयास किया गया था योग को लेकर, वो जो प्रयास है कुछ इन मायनों में सफल होता दिखाई दे रहा है। और अभी ऐसा लगता है कि ये जो प्रयास है
इसका जो फल अभी मिलना बाकी है वो और भी बड़ा होगा, और भी अच्छा होगा। धीरे धीरे योग को लेकर जो भारत की ओर से स्टेप रखे गए, भारत में ही योग को ऋषियों ने इंट्रोड्यूस करवाई, यानी कि दुनिया को रूबरू करवाई योग से, योग की क्रियाओं से, योग किस तरीके से फायदा देता है। हमारा जो, अगर हम बात करें, जो हमारा भारत था, जैसे भारतवर्ष हम कहते हैं, वो इतना ज्यादा आगे था उस समय की हम बात करें तो आप सोचे कि कई ऐसी बीमारियां थी जिन्हें योग के जरिए ठीक कर दिया जाता था। सर्जरी तक, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो सर्जरी तक प्राचीन भारत में की जाती थी, और भारत एक ऐसा देश था जिससे कई ऐसी चीजें निकली जो दुनिया में आगे तक पहुंची, और आज भी उसमें जो वैज्ञानिक है वो शोध कर रहे हैं कि आखिरकार उस समय में कैसे ये तमाम जो क्रियाएं हैं या ये जो पूरा ज्ञान है हमारे वेदों का, इन चीजों का, योग का